मित्रों, प्रेमचंद की जो आरंभिक कहानियाँ हैं उसमें जाहिर सी बात है कि आदर्शवाद है। तो गुलेरी की जो कहानी है 1915 में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उस कहानी का रोमांस भी है और जीवन की वास्तविकता को जिस प्रकार से गुलेरी दर्ज करते हैं वो अपने आप में अद्भुत और महत्वपूर्ण है। त्याग, बलिदान, सारी भावनाएं उसके अंदर है। यहाँ तक कि मृत्यु का वर्ण भी सभी कुछ रोमांटिक आदर्श से परिपूर्ण है। 8 वर्ष की लड़की और 12 वर्ष के लड़के में जिस प्रेम का उदय होता है वो 25 वर्षों के अंतराल के बाद भी इस तरह उभर आता है कि उस रोमांटिक प्रेम के निमित्त लहना सिंह प्राण दे देता है। इस आदर्श की रक्षा के लिए वास्तविकता को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस कहानी की तकनीक उपलब्धियाँ अभूतपूर्व है। कहानी की कहानी में स्ट्रक्चर, भाषा को किस प्रकार से लेखक उसके साथ बर्ताव करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कहना बहुत बड़ी कला है। कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है, सब फिल्म बनाते हैं, लेकिन कोई रचना इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ बात है, कुछ उसका प्रभाव है, उसकी प्रभाव क्षमता, उस प्रभावनीयता का जो प्रभाव है वो सब तरफ नज़र आता है। तो इस कहानी में जिस प्रकार का स्ट्रक्चर, किस प्रकार की भाषा को लेखक इस्तेमाल करता है वो बड़ा अद्भुत है। और इस भाषा को अगर हम समझेंगे तो भाषा किस प्रकार से हमारे सामने आती है। इस कहानी की तकनीकी उपलब्धि अभूतपूर्व है। नाटकीयता, स्थानीय रंग, रंगीन सेटिंग, जीवंत वर्णन, फ्लैशबैक, स्वप्न आदि को कहानी में समाविष्ट करने का पहला श्रेय उन्हीं को है। प्रसाद ने अपनी कहानियों में गुलेरी जी की कतिपय तकनीकी विशेषताओं को ग्रहण किया, पर वे मूलतः प्रतीकात्मक, लिरिकल है। प्रगीतों में कथा तत्व कम, भाव अधिक है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। अतीत के शौर्यमूलक चित्रों, प्रभावशाली प्राकृतिक वातावरण आदि चीज़ों को बार बार प्रसाद ने अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में दर्ज किया है। देखिए, गुंडा जो कहानी है उनकी, बाबू ननकू सी जैसे व्यक्ति चरित्र की सृष्टि अद्वितीयता में अकेली है। इस प्रकार मधुलिका, चंपा, सालवती आदि भी अविस्मरणीय चीज़ें हैं। राष्ट्रीय चेतना छायावाद काव्य की एक विशिष्टता है। इसे पुरस्कार जैसी कहानियों में देखा जा सकता है। मन का गहन अंतर्द्वंद तो उनकी कहानी का मूलाधार है। आकाशदीप इसका जीवंत उदाहरण है। प्रतीकात्मकता के सभी तत्व, अत्यधिक धनत्वपूर्ण वेदना, एकतांता आदि, इनके सारे चीज़ें इन कहानियों में नज़र आती है। क्योंकि उनके अंदर काव्यात्मकता भी बहुत ज़्यादा है जयशंकर प्रसाद की कहानियों में, क्योंकि मूलतः तो कवि थे ना। तो जब वो मूलतः कवि थे तो वो भाव तो उसके अंदर आएगा, जाहिर सी बात है। तो प्रसाद की रचनात्मकता में प्रसाद के साथ ये चीज़ नज़र आती है। लेकिन प्रेमचंद का दृष्टिकोण एकदम भिन्न नज़र आता है। वो कैसे सिचुएशन के साथ एक आदर्श दुनिया से निकल करके एक यथार्थ दुनिया में प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने एक नया ही संसार लेकर आते हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद कैसे लेकर आते हैं? 224 कुछ कहानियाँ लिखने के बाद प्राय कहानीकार को दोहराने लगता है, लेकिन प्रेमचंद के अंदर देखिए दोहराव भी नहीं है। तो ये शायद उनका अपना संघर्ष भी है, उनकी मान्यताएं, उनकी अपनी सोच भी है। कहते हैं ना कि मतलब मैं एक ऐसा कलम का मजदूर हूँ कि जिस दिन कुछ लिखता नहीं हूँ तब तक मैं उस दिन कुछ खाता नहीं हूँ, ऐसी बात प्रेमचंद कहते हैं। तो जिस प्रकार का समर्पण प्रेमचंद की रचना अपने जीवन में था अपने काम के प्रति, वो भी अद्भुत है। तो इस लिहाज से शायद उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और कहीं इनके जीवन की जो चीज़ें होती है वो हमारी रचनात्मकता में, हमारे साहित्य में, हमारे कर्म में रिफ्लेक्ट होती है। तो प्रेमचंद के साथ कुछ ऐसा ही था, तो सारी चीज़ें उनके यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट होने का मतलब कुछ इसी प्रकार से भाव हमारे सामने आता है। लेकिन उनके बाद जो रचनाकार आते हैं, उग्र और जैनेन्द्र कुमार, सन 22 में उग्र हिंदी कथा साहित्य में प्रवेश करते हैं। उग्र न तो प्रसाद की तरह रोमांटिक थे और न ही प्रेमचंद की भांति आदर्श की दुनिया को मानने वाले। प्रकृति से ही उन्होंने समाज के नंगे यथार्थ को अपनी भाषा में व्यक्त करने का काम किया। और देखिए किस प्रकार की कहानियाँ लिखते हैं। दोजक की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, सन की अमीर, चॉकलेट, इंद्रधनुष आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो इस लिहाज से उग्र अलग ही तरह की दुनिया में प्रवेश करते हैं और हमारे सामने अलग ही संसार लेकर आते हैं। चतुर्सेन शास्त्री भी आते हैं, ऋषभ चंद्र जैन भी आते हैं, आदि सब लोग उस समय आते हैं। 27-28 में जैनेन्द्र ने कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी कहानी खेल 1927 विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। फांसी 1928 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 34, दो चिड़ियाँ 34, पाजेब 42, जय संदीप 47, ये सारी इनकी कहानियाँ जैनेन्द्र कुमार की। और देखिए ये भी समझना होगा कि वो समय क्या था, देश की गुलामी का समय था। तो उस गुलामी के समय में किस प्रकार से ये लोग राष्ट्रीय चेतना के साथ भी अपना काम कर रहे हैं, साहित्यकार की भूमिका भी निभा रहे हैं और लिखना पढ़ना भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैनेन्द्र कुमार तो मनोविज्ञान की दुनिया के रचनाकार है, आपको मैंने बताया। फ्रायड
और मनुष्य की जो सेक्स भावना है, जो काम भावना है, वो किस प्रकार से हम जिसको हमेशा कंट्रोल या नियंत्रण में रखते हैं, उसकी सहजता को, उसकी स्वाभाविकता को जैनेंद्र कुमार की कहानियाँ, जैनेंद्र का संसार हमारे सामने रखता है। और मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, चेतन, अवचेतन और उपचेतन में, उस संसार को समझ करके, उसको डिफाइन करके कैसे हम बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी परिभाषा कर सकते हैं। तो जैनेंद्र की कहानियाँ और जैनेंद्र की कहानी की यात्रा कुछ हमें इसी प्रकार की चीज़ों से रूबरू करवाती है। और जैनेंद्र को समझने के लिए मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मनोविज्ञान के संसार को समझ लेते हैं, मनोविज्ञान की वास्तविक यात्रा कर लेते हैं, तो जैनेंद्र हमारे लिए अपने आप सरल हो जाएंगे। और उनकी कहानियों में फ्रायड, मैंने कहा नहीं, फ्रायड का जो संसार है, जो काम चेतना है, जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्स की भावना है, जहाँ पर कि जिस विषय पर हमारे यहाँ बात करने पर हमेशा हम कतराते हैं, उस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, एक सामाजिक नियंत्रण या नैतिकता का आवरण हमेशा चढ़ा रहता है। तो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को भी ये जैनेंद्र कुमार अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में बाहर लाते हैं। और इस बात के आधार पर वो बताते हैं कि मनुष्य की जो भी सहजता है, जो भी स्वाभाविकता है, उस पर हमें बात करनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। अगर उस पर बात नहीं करेंगे तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, उनकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो बार बार इस चीज़ पर बात करते हैं और इस चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं हमें। इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल को आप जानते ही हैं, 36वें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, उसके साथ ये लोग आने लगते हैं और पूरा एक परंपरा शुरू होती है, जिसमें खास तौर से मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित और मार्क्सवादी लेखक ही थे। इन्होंने भी भगत सिंह के साथ काम किया था, लेकिन बाद में फिर निकल के कुछ अलग दुनिया में चले गए, लेकिन अपना लिखना पढ़ना जारी रखा इन्होंने भी। तो इस तरह से यशपाल के यहाँ भी इतिहास है, परंपरा है, सारी चीज़ें हमारे हम देख सकते हैं उनकी रचनाओं में। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, झूठा सच जैसी मतलब विभाजन की ट्रेजेडी को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। तो यशपाल ने पूरा बौद्ध संस्कृति पर भी बात की, पूरा प्राचीन साहित्य की यात्रा भी करते हैं ये। तो इस लिहाज से वो बार बार कहते हैं ना, चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए चलने वाला है भी लेखक है। तो यशपाल को भी पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और यशपाल के माध्यम से इनके कौन कौन से कहानी संग्रह थे, देखिए यशपाल के, पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञान दान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमे की माँ। यशपाल की कहानियाँ इसी रूप में महत्वपूर्ण है। और उनका भी एक खास तरह का संरचना है, उनकी खास तरह की स्ट्रक्चर के कारण भी कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। और मैंने कहा ना कि मार्क्सवाद और फ्रायडवाद से प्रभावित होने के कारण यशपाल के यहाँ सारी चीज़ें नज़र आती है। तो इस लिहाज से भी हम यशपाल को समझ सकते हैं। तो कहानी को समझने का जो सलीका है या तरीका है, वो क्या है कि हम जितना अधिक उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी बाकी सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगेगी कि कौन कौन, अगर हम 50, 100, 200 कहानियाँ एक बार पढ़ लेंगे एक महीने या साल भर में, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा रचनाकार क्या है और कहानी की संरचना क्या है, कहानी का स्ट्रक्चर क्या है। कहानी सिर्फ किसी कहानी को सुना देना ही कहानी नहीं है। कहानी कहना, निर्मल वर्मा का कहने का तरीका एकदम अलग है, रेणु का एकदम अलग तरीका है, प्रेमचंद का एकदम अलग है, अज्ञे का एकदम अलग है ना। हमारे अभी जो राकेश मिश्र लिख रहे हैं, उनका तरीका एकदम अलग है। उमा जो हमारे यहाँ राजस्थान की महिला कहानीकार, उनका तरीका अलग है। चरण सिंह पथिक का अलग है, सबका अलग है। बहादुर पटेल का अलग है, सत्यनारायण पटेल का तरीका कहने का अलग है। तो कोई भी कहानीकार कैसे इस बात को कहता है, कैसे समझाता है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी कहने का तरीका एकदम अलग है। प्रभात रंजन अलग तरीके से कहते हैं, रवीश कुमार अलग तरह से कहते हैं, और बाकी तमाम लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि हर रचनाकार की अपनी एक मौलिकता होती है। उस मौलिकता को समझना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम शायद सिर्फ उन रचनाओं के भीतर भटकते रहेंगे और उस क्लू को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और बी पॉजिटिव, सकारात्मक, और अपने काम में लगे रहिए, और हमारे साथ बने रहिए, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। शब व खैर।